अच्छा जी। सो व्हाट आर कंसर्न्स फॉर द स्टैटिक जोन, इसमें ये है कि सॉफ्ट टिश्यू मैनेजमेंट सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि आपके जो जिंजवल कंटूर्स हैं वो आपके गम शेप प्रॉपर आनी चाहिए, नेचुरल लुकिंग होनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा आपके जो है प्रॉपर पेपिला फिल प्रॉपर होनी चाहिए, गम रिसेशन को अवॉइड करना है जो कि इम्प्लांट के मार्जिनस को एक्सपोज कर दे। बोन प्रिजर्वेशन एंड वॉल्यूम हमारा कंसर्न होना चाहिए, एडिक्वेट लेबियल बोन थिकनेस होनी चाहिए ताकि आपके अंदर से वो नज़र ना आए आपका जो भी आपने मटेरियल लगाया है, ठीक है। अगर बोन ग्राफ्टिंग नीडेड है इस एरिया में तो उसको आप ने देखना है। अच्छा, इम्प्लांट पोजिशनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगुलेशन, उसकी डेप्थ, ठीक है, ताकि अननेचुरल अपीयरेंस ना आए, ब्लैक ट्राइंगल्स ना नजर आए उसके इर्द गिर्द। इम्प्लांट शुड बी स्लाइटली पैलेटल टू अलो न्यूट्रियल इमर्जेंस प्रोफाइल। देन टाइमिंग ऑफ द प्लेसमेंट, क्योंकि ये बिल्कुल स्टैटिक जोन है तो इमीडिएट इम्प्लांट्स जो हैं उनको प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू द डिलेड प्लेसमेंट, ठीक है। किसी इन सम केसेस इमीडिएट प्रोविजनलाइजेशन ऑफ द क्राउन, जो टेम्परेरी क्राउन कहते हैं, वो भी हम इसमें देते हैं। अच्छा, रेस्टोरेटिव मटेरियल आपने कौन सा यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर जरकोनिया जो है जिसकी लेयर्ड सिरामिक जो है वो प्रेफर किया जाता है बिकॉज ऑफ द बेटर स्टैटिक्स, क्योंकि इसके अंदर आपको कलर, ट्रांसलूसेंसी, उसके टेक्सचर वगैरह ये सारा आपने कंसर्न हमारा होना चाहिए। फिर स्माइल लाइन कंसिडरेशन हमने देखनी है, ठीक है। हाई लाइन जो है, हाई स्माइल लाइंस जो हैं वो ज़्यादा गम को एक्सपोज करेंगे टू स्ट्रक्चर, उसके अंदर आपने उस हिसाब से रखना है, डिमांडिंग परफेक्ट स्टैटिक्स रखनी है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा इस स्टैटिक में पेशेंट एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई होती हैं, तो उसको भी आपने देखना है, पेशेंट्स को आपने रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के बारे में भी काउंसलिंग करनी है, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपने एडजस्टेंट जो टूथ है उसकी हेल्थ भी आपने देखनी है कि वो अलाइनमेंट, हेल्थ, एडजस्टमेंट, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। अच्छा, these are okay. 25-year-old female presented with a painless soft swelling under the tongue, which she noted about 4 weeks ago. She reports that the swelling tends to fluctuate in size throughout the day and sometimes feels a bit tender after eating. She denies any history of trauma to the mouth, ठीक है। सो ये बेसिकली सबलिंगुअल एरी स्पेस का रेन्यूला आपको यहाँ पे आपकी एक्सियल एंड आपकी जो सॉरी कोरोनल एंड सैजिटल है, और ये एक्सियल अब आपको हाफ आ रहा है, यहाँ पर पूरा आ नहीं रहा है बिकॉज ऑफ देयर सम सिस्टम प्रॉब्लम। तो इसके अंदर आपको ये सबलिंगुअल स्पेस की इन्फेक्शन आपको नज़र आ रही है, ठीक है। सॉरी, इन्फेक्शन कह रही हूँ, सबलिंगुअल स्पेस में स्वेलिंग नज़र आ रही है, हाइपोडेंस एरिया नज़र आ रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द स्लिवरी एक्यूमुलेशन एंड दैट इज़ रेन्यूला, ठीक है। What is your diagnosis? How will you manage this case? Describe the treatment option. Describe the surgical approach for the ranula. अगर ये इसी तरह से आपका जो ये सबलिंगुअल स्पेस का रेन्यूला है, या आपकी पेशेंट की अगर आप देखेंगे इज एक्सटेंडिंग इनटू दी नेक एरिया, तो उसको हम प्लंजिंग रेन्यूला कहते हैं, ठीक है। और वो एक्सटेंड कर रहा होता है बियॉन्ड दी माइलोइड मसल, ठीक है। अच्छा, सो आर डायग्नोसिस इज़ ranula, and how will you manage this case? Describe the treatment option and surgical approaches for ranula. So first and the most जो कॉमन इसकी अप्रोच है दैट इज़ मार्सुपलाइजेशन, ठीक है, जो कि सिंपल रेन्यूलाज हों, जैसे प्लंजिंग ना हो, उसके अंदर हमारा सप्लाइजेशन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सबसे कॉमन होता है। कंजर्वेटिव अप्रोच है फॉर लार्ज एंड रिकरेंट रेन्यूलाज। इसमें क्या करते हैं, इंसियन हम देते हैं रेन्यूला के ऊपर ही, जैसे एक्सपोज करके इंट्राओरली, ठीक है, और ड्रेन कर देते हैं सिस्ट को, और सूचर कर देते हैं उसके जो एजेस होते हैं सिस्ट के टू दी क्या कहते हैं इंट्राओरल फ्लोर ऑफ द माउथ। एक परमानेंट ओपनिंग से एक पाउच सी बना देते हैं जो इसमें फ्लूइड जो है वो कॉन्टिन्यूसली ड्रेन होता रहे, बिकॉज ये जो रेन्यूला है ये क्या होती है आपकी एक्स्ट्रावेस्टेशन सिस्ट होती है, ट्रू सिस्ट नहीं, इसकी कोई सिस्ट की लाइनिंग बेसिकली नहीं होती है। इसमें होता है कि फेशियल स्पेस के अंदर जो है वो कि बिकॉज ऑफ एनी क्या कहना चाहिए स्ट्रक्चर या कोई ऑक्लूजन ऑफ द डक्ट जो है वो स्लाइवा जो है वो फेशियल स्पेसेस के अंदर जो है वो जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, एक्स्ट्रावसेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर मार्सुपलाइजेशन आपकी मेन आपका एक वो हो जाता है, ठीक है। रिकरेंट और परसिस्टेंट रेन्यूलाज के लिए जो है जो कि मार्सुपलाइजेशन से रिजॉल्व नहीं होते या प्लंजिंग रेन्यूलाज वगैरह हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं कि कंप्लीट रिमूवल ऑफ सिस्ट अलॉन्ग विद द अफेक्टेड सबमेंडिबल और सबलिंगुअल ग्लैंड आप जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हम करते हैं, ठीक है। सब लिंगुअल ग्लैंड रिमूवल इन दोज केसेस के अंदर जिसके अंदर डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो बिल्कुल या तो ग्लैंड के करीब है या हाई रिकरेंट स्टेट है और वो बार बार जो है रिकरेंस हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर हम लिंगुअल ग्लैंड भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, उसके अलावा जो अदर ऑप्शंस हैं उनके अंदर जो अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उनके अंदर आप स्मॉल जो रेन्यूलाज होते हैं उनके अंदर आप इंट्रालीनल इंजेक्शन ऑफ स्टेरॉइड भी लगा सकते हैं। लेज़र थेरेपीज़ हैं स्मॉल अनकॉम्प्लिकेटेड रेन्यूलाज के लिए, ठीक है। लेज़र एक्सीजन विद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, डायोड लेज़र्स वो कर सकते हैं। सैलोग्राफी और डक्ट डायलाटेशन, ठीक है, ये भी स्मॉल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह के लिए, स्मॉल सिस्ट्स के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और आई थिंक दिस इज़ इनफ। सर्जिकल अप्रोच ऑफ द रेन्यूला मैंने आपको बता दिया है। जो आपकी सिंपल रेन्यूला है वो इंट्राओरली या ये इसी तरह से जो आपके 2 फिंगर ब्रेड्स इंफीरियर बॉर्डर पे 2 फिंगर ब्रेड्स नीचे 1 to 2 सेंटीमीटर आप दे के इसको एक्सपोज करके आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। और जो आपका प्लंजिंग रेन्यूला है वो हमेशा एक्स्ट्रा ओरली ही आप उसको करते हैं। इसी तरह से आपकी ये जो मैंने आपको बताया आपकी 2 फिंगर ब्रेड्स आप इंफीरियर बॉर्डर पे दे के और उसको एक्सपोज करके फेशियल स्पेसिस के ही उसमें करते हुए सबप्लेटिस्मल प्लेन में, और आप उसको एक्सपोज कर देते हैं और सारी उसको इंट्राओरली एक्स्ट्राओरल उसको जोड़ देते हैं। अच्छा जी, डिस्क्राइब द रेडिकुलर व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शन आइसोलेटेड zygomatic आर्च फ्रैक्चर। what is the Manson classification of zygomatic fractures, ठीक है। सो दिस इज़ एक्सियल व्यू जिसके अंदर आपको वी शेप्ड इनवर्ड फ्रैक्चर ऑफ द zygomatic आर्च नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर इसके बाद इसको उन्होंने ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन करके उसको उन्होंने सिक्योर किया हुआ है, ठीक है। सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस। नंबर 1 कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, ठीक है, जिसके अंदर मिनिमल या कोई नॉन डिस्प्लेस्ड zygomatic आर्च पड़ी है, ठीक है, जिसके अंदर पेरियोस्टियम बेसिकली आपका जो है आप जो है वो रप्चर नहीं हुआ है, उस कंडीशन के अंदर आप zygomatic आर्च को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के लिए यानी मिनिमल या अगर डिस्प्लेस्ड नहीं है उसको हम वैसे ही छोड़ सकते हैं और कोई कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी नहीं है तो, ठीक है। उसमें ऑब्जर्वेशन डाल दें, एनाल्जेसिक देते, सॉफ्ट टाइट देते, कोल्ड कंप्रेशन वगैरह दे दें और फॉलो अप पे रख लें, ठीक है। क्लोज रिडक्शन इन केसेस जिसके अंदर डिप्रेस्ड आर्च है लेकिन फेशियल एसिमेट्री वगैरह को इफेक्ट कर रही है, लेकिन अगेन पेरियोस्टियम उसने जो है वो उसका नहीं रप्चर हुआ, ठीक है। ट्रिस्मस है ड्यू टू इम्पेजमेंट ऑफ द कोरोनरी प्रोसेस, पैल्पेबल और विजिबल डिफॉर्मिटी है। इसमें अंदर आप क्लोज रिडक्शन में गिलीज टेम्पोरल अप्रोच, एलिवेशन थ्रू अ स्मॉल एंड सी इन द टेम्पोरल रीजन यूजिंग एन एलिवेटर, ब्रिस्टोज एलिवेटर हम उसको यूज़ करते हैं। फिर कीन्स अप्रोच है इंट्राओरल जो है वो हम उसको आर्च को बकल वेस्टिब्यूल में सी एन देकर वहाँ से हम उसको अप्रोच करते हैं। एंड हुक मेथड है zygomatic हुक जिसे स्ट्रोमेयर हुक भी कहते हैं, ठीक है। स्मॉल स्टैब एंड सी एन देते हैं हम और उससे हम उसको कर लेते हैं, ठीक है, रिड्यूस करते हैं। इन दी एंड देयर इज़ ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन जो कि सबसे कम कहते हैं कि यूज़ होती है आइसोलेटेड आर्च फ्रैक्चर्स के लिए, बट इन द केसेस इंडिकेटेड वेयर फ्रैक्चर इज सीवियरली communicated, close reduction fails associated with other mid-phase fractures और high aesthetic और functional deformities हैं, ठीक है, या पेशेंट भी चाहता है कि वो बिल्कुल हाई उसकी डिमांड्स बहुत हाई है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट सर्जिकल एक्सेस करते हैं टू रिड्यूस दिस एंड स्टेबलाइज द फ्रैक्चर विद मिनी प्लेट्स और वायर, जिस तरह इसमें उन्होंने किया हुआ है। बेसिकली आपने इसके अंदर जो हमारी आउटकम्स हमने देखने होते हैं वो हम देखते हैं कि ट्रिस्मस ठीक हो गया कि नहीं हो गया, एसिमेट्री और फ्लैटनिंग ऑफ द चीक वो बेहतर हुई है कि नहीं है, और नर्व इंजरी जो है उसको आपने मॉनिटर करना होता है बिकॉज इंफ्राऑर्बिटल नर्व जो है वो आइसोलेटेड आर्च फ्रैक्चर्स में बहुत उसमें लेस कॉमन है, बट इंफ्राऑर्बिटल नर्व भी इंजरी हो सकती है अलॉन्ग विद अगर zygomatic आर्च फ्रैक्चर है तो। ओके, सो व्हाट आर द मैंसन क्लासिफिकेशन ऑफ zygomatic आर्च फ्रैक्चर। इसमें टाइप 1 में zygomatic आर्च फ्रैक्चर है, ठीक है, और आइसोलेटेड zygomatic आर्च फ्रैक्चर है। नंबर 2 में zygomatic कम्प्लेक्स फ्रैक्चर है जिसमें zygomatic बोन, ऑर्बिटल फ्लोर एंड आर्च आते हैं, ठीक है। और टाइप 3 के अंदर पैनफेशियल फ्रैक्चर्स हैं, ज़ाइगोमा अलॉन्ग विद अदर फेशियल बोन्स लाइक मैक्सिला, नेजल बोन, ऑर्बिटल रिम वगैरह, ये सारी फ्रैक्चर होंगी, ठीक है। सो ये आपकी टाइप 1 2 3 8 मैंसन पे की क्लासिफिकेशन है। इट इज़ बेसिकली क्लासिफाइड डिटर्मिनिंग द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। 1 और को जो है वो कहते हैं कि कंजर्वेटिवली ट्रीट करना है, वो आइसोलेटेड zygomatic आर्च फ्रैक्चर। 2 और 3 को टिपिकली रिक्वायरिंग द सर्जिकल इंटरवेंशन, ठीक है जी। अच्छा, so this is our 8th station. Describe what you can see. What is the role of computer assisted simulation surgery and virtual surgical planning in oral and maxillofacial surgery. तो बच्चे इसके अंदर जो आपको ये बेसिकली नज़र आ रहा है ये बड़ा साफ आपको नज़र आ रहा है कि दिस इज़ बेसिकली कंप्यूटर असिस्टेड सिमुलेशन इमेज है
ठीक है, जिसके अंदर वो हमें क्या बता रहा है कि फ़र्स्ट जो बी आपका इमेज है इसके अंदर वो लीफोट 1 ऑस्टियोटमी की साइट हमें बता रहा है, ठीक है, और उसकी रीपोजिशनिंग करके हमें बता रहा है कि वो रीपोजिशन होकर कहाँ पर आएगी, ठीक है। दूसरी जो आपकी है इसमें बी ही में जो है वो आपको जीनियोप्लास्टी और प्लस BSSO के कट्स बता रहा है। डी के अंदर आपको स्पेसिफिकली जीनियोप्लास्टी नज़र आ रही है, और ये जो है आपका सी में भी लीफोट 1 ऑस्टियोटमी की आपको कट्स बता रहा है, और ई के अंदर आपको BSSO के कट्स पता चल रहे हैं, ठीक है। सो जो है ये हमारी कंप्यूटर असिस्टेड सिमुलेशन सर्जरी, ये बेसिकली हमें क्या बता रही है, ये हमें बताती है कि एग्जैक्ट कट्स हमारे जो हैं ड्यूरिंग द सर्जरी वो कहाँ कहाँ पर आएंगे, और उसके अलावा ये कि हाँ पेशेंट को जो है वो सर्जन मतलब उसको इसको एडिट कर दीजिएगा मत क्या कहने लगी थी मैं, अच्छा सॉरी। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन सी इन दोज पिक्चर्स, एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी एंड वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग इन OMFS. So basically to increase the precision and accuracy in the surgical planning and our oral and maxillofacial surgery, we do computer assisted surgery and vertical surgical planning. Computer assisted जो आपकी ये सर्जरी है ये सर्जन को प्लान करने में और आपकी सर्जरी को सैमुलेट करने में बिफोर परफॉर्मिंग इट इसको हेल्प करती है, ठीक है। दूसरा ये कि ह्यूमन एरर को की चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। 3D विजुअलाइजेशन आप इसको कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कम्प्लेक्स एनाटमी है हमारी ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल एरिया की, उसको बेहतर तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और बेटर प्रेसिजन जो है हमें मिल सकती है। अलॉन्ग विद दैट बोन कट्स का आपको पता चल जाता है बेहतर तौर पे कि कहाँ पर आपने लगाने हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर आपने कोई जैसे इसके अंदर अगर आपने ORIF प्लेस करना है तो उसके अंदर या इम्प्लांट प्लेसमेंट में भी आपको जो है ये बेटर प्रिसाइजली बता देता है कि कहाँ पर आपने उसको प्लेस करना है। अच्छा, उसके अलावा जिस OMFS का ब्रॉडली इसको कहा जाए तो ऑर्थोग्नाइजिक सर्जरी, इम्प्लांट प्लेसमेंट, टिश्यू हैंडलिंग वगैरह इन सब में जो है ये हमें कंप्यूटर असिस्टेड सिमुलेशन सर्जरी हेल्प करती है। इसी तरह से रिकन्स्ट्रक्शन में, ठीक है। और वर्जिकल सर्जिकल प्लानिंग जो है ये सर्जन को अलॉन्ग विद द प्रिसाइज प्लानिंग और बोन रिपोजिशनिंग हमें 3D गाइडेड प्रिंट्स हम इसमें से कस्टम मेड ले सकते हैं, ठीक है। 3D गाइड जो होती हैं इम्प्लांट प्लेसमेंट के लिए या किसी भी सर्जिकल प्लानिंग के लिए। अच्छा, उसके अलावा इंट्राऑपरेटिव गेस्ट वर्क जो है इससे वो जो है वो हमारा कम हो जाता है और ज़्यादा बेहतर आउटकम हम इससे ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इम्प्रूव सर्जिकल आउटकम्स के साथ साथ मैंने आपको जैसे बताया रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी या ऑर्थोग्नाइजिक सर्जरी में प्री ऑपरेटिव सर्जिकल प्लानिंग एक्यूरेट हो जाती है। इसके साथ साथ आप पेशेंट की जो है वो एजुकेशन आप इससे कर सकते हैं, बेहतर तौर पे उसको बता सकते हैं। अच्छा, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान्स आप इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर। ऑपरेटिंग टाइम हमारा रिड्यूस हो जाता है, रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन बहुत कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द मैनुअल, फॉर एग्जांपल लाइक नर्व्स, ब्लड वेसल्स, साइनसेस वगैरह। ये बड़े अच्छे इसमें से हम उसको असेस कर सकते हैं और प्लान कर सकते हैं। कम्युनिकेशन की जैसे मैंने बताया कि वो इन्हांस हो जाती है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन इंप्रूव हो जाती है, और पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग भी आप जो है वो इसके थ्रू कर सकते हैं। आफ्टर सर्जरी भी अगर आप इसकी कंप्यूटर असिस्टेड इमेजिंग वगैरह आपके पास पड़ी है तो आप उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप जैसे ये हमारी एजुकेशन या ट्रेनिंग के लिए भी प्रैक्टिस के लिए भी जो है ये न्यू सर्जन्स की ट्रेनिंग और उसके लिए वैल्यूएबल टूल्स भी तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और उसके अलावा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है इन लॉन्ग टर्म्स, ठीक है। अगर आप इसको कंप्यूटर असिस्टेड इंट्राओरल वो हैं क्या कहते हैं यार इम्प्रेशन है, इंट्राओरल इम्प्रेशंस हैं, उन्हीं को ही आप सिंक्रोनाइज कर लेते हैं और गाइड्स बना देते हैं और उस ऑल दैट, ठीक है। अच्छा जी, इसको स्किप कर दें, ये बहुत लंबा है और ये भी मेरे में हिम्मत नहीं है बोलने की। Okay, a 13-year-old female patient visited to outpatient oral maxillofacial department with the hospital due to speech problems. In intraoral examination, the patient had a short, soft palate and bifid uvula. Also, the movement of the soft palate was very limited during speech, and objective assessment was conducted. The patient showed severe hypernasality, articulation disorder, and low speech intelligibility. She didn't show language retardation.
हाउ विल यू मैनेज द केस, डिस्क्राइब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ VPI, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ VPI, डिस्क्राइब ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर VPI। वैसे तो बेसिकली मैं आपको ये डिटेल में बच्चे थोड़ा बहुत मैंने बताया, अभी डिटेल में तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत बताया था जब हमने क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट का पेशेंट किया था, डिटेल में इंशाल्लाह ताला हम फिर आपका एक क्रैश कोर्स के अंदर भी आपका कोशिश करेंगे कि इसको भी आपको डिटेल को एक हम ले लें, एक्सटेंडेड जो हम बताएंगे आपको लेक्चर्स में, ठीक है। अच्छा, सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ VPI की जो है 3 टाइप्स होती है। एक होता है वेलोफ्रेंजियल इनकम्पिटेंसी, एक होती है वेलोफ्रेंजियल क्या कहते हैं उसको, एक होती है वेलोफ्रेंजियल इंसफिशेंसी, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल मसल्स वगैरह जो हैं वो अफेक्टेड हों, ठीक है, मस्कुलर न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शंस हों, उसकी वजह से हो जाती हैं, ठीक है। एक होती है वेलोफ्रेंजियल इनकम्पिटेंस, ठीक है, सॉरी ये उल्टा बोल गई मैं। एक होती है वेलोफ्रेंजियल इंसफिशेंसी जो कि स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स फॉर एग्जांपल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट वगैरह के अंदर होती है, जो कि ये जिस तरह हमने इसके अंदर ये आपको बता रहे हैं, ठीक है। एक होती है वेलोफ्रेंजियल इनकम्पिटेंस जो कि न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स की वजह से, फॉर एग्जांपल सेरिब्रल पाल्सी, स्ट्रोक वगैरह, मस्कुलर डिस्ट्रोफी वगैरह इसकी वजह से होती है, जिसमें मसल्स जो है वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाते। और एक होती है वेलोफ्रेंजियल मिस लर्निंग जो कि लर्नड बिहेवियर, फॉर एग्जांपल बच्चा जो है वो रिपेयर के बाद भी जो है वो प्रॉपरली उसको ना यूज़ कर सके, तो उसको हम कहते हैं वेलोफ्रेंजियल मिस लर्निंग। और ये आपको डायग्नोसिस ज़रूरी होता है बिफोर ट्रीटमेंट, क्योंकि अदरवाइज़ जो है ये पेशेंट जो है वो फिर आप प्रॉपरली उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ VPI जैसे मैंने बताया कि तीनों ऑप्शंस हैं आपके पास। जो आपकी वेलोफ्रेंजियल इनकम्पिटेंसी है, बेसिकली दैट इज़ कि अगर आपका स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी है, दैट इज़ कि आपकी प्रॉपर आर्टिकुलेशन नहीं हो पा रही आपकी क्या कहते हैं फ्रेंजियल वॉल की, ठीक है, उसकी अनाटमी, फ्रेंजियल वॉल की, टॉन्सिलल वेलम वगैरह ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी प्रॉपरली पेशेंट की जो है वो स्ट्रक्चरल इन अंडर डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, तो फॉर बिकॉज ऑफ दैट जो है वो आपके पेशेंट की जो है पुअर पोस्टीरियर एक्सकर्शन ऑफ वेलम है, और दैट रिजल्ट्स इनटू द इनकम्पिटेंसी, ठीक है। VPI जो है वो आपकी इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ वेलम अगेंस्ट द फ्रेंजियल वॉल्स, बेसिकली दैट इज़ नोन एज वेलोफ्रेंजियल इनकम्पिटेंसी। मोस्ट कॉमनली क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के रिपेयर के बाद आपको जो है वो हम इसके पेशेंट्स हमारे पास रिपोर्ट होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि पुअर पोस्टीरियर एक्सकर्शन ऑफ द वेलम आपको इसके अंदर नजर आती है, ठीक है। एटियोलॉजिकल फैक्टर्स में आपके पास 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 अनरिपेयर्ड क्लेफ्ट पैलेट एंड और सबमिकोजल क्लेफ्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो आपके वो हो पेशेंट के अंदर। स्ट्रक्चर एनालिसिस में शॉर्ट पैलेट है, लार्ज नेसोफेरिंक्स है, टॉन्सिलर एट्रोफी है, टॉन्सिलेक्टमी हुई हुई है। उसके बाद 1:1500 से 10,000 पेशेंट्स के अंदर VPI हो जाता है। लीफोर्ट 1 या लीफोर्ट 2 एडवांसमेंट्स के बाद जो है वो आपको VPI मिलता है, ठीक है। यहाँ जैसा मैंने को बताया इन वेलोफ्रेंजियल इनसफिशेंसी है, जिसके अंदर क्या है स्कार बन गया है, मोबिलिटी नहीं हो पा रही है, यूरोजेनिक डिस्फंक्शन है वेलम और लैटरल फ्रेंजियल वॉल का, उसके अंदर हो जाता है, ठीक है। या कुछ सिंड्रोम्स हैं, ठीक है, उन पेशेंट्स के अंदर भी पेशेंट्स के अंदर जो है वो आपको VPI नज़र आता है, ठीक है। इसको स्क्रीन कैसे करते हैं, यानी मैनेजमेंट आपने क्या कैसे करनी है। 2 से 3 साल की उम्र में बेसिकली आप पेशेंट की जब पेशेंट इज़ एबल टू असेस द स्पीच, 4 years ऑफ एज मैक्सिमम, बट 2 to 3 years पे आप इसको असेस करना शुरू कर सकते हैं। इंट्रोल एग्जामिनेशन में आप एनाटमी देखेंगे, टॉन्सिल की, वेलम की, लैटरल फ्रेंजियल वॉल की, ठीक है। अनरिपेयर्ड क्लेफ्ट पैलेट है उसको देखेंगे, सबम्यूकोजल क्लेफ्ट्स को देखेंगे, पैलेटल फिस्टुलास को असेस करेंगे। टंग टेस्ट हम करते हैं जिसमें हम पेशेंट की टंग जो है वो पुल आउट करा के पेशेंट को कहते हैं कि सील बनाए अपने लिप्स के अराउंड और इन्फ्लेट करे चीक्स को, तो VPI के अंदर ये पेशेंट नहीं कर पाता। इंटरनेजल एग्जामिनेशन में आप देखेंगे सेप्टल डिफिएशन, सेप्टल फिस्टुलास वगैरह, रिफ्लेक्स एंड वॉलंटरी बिहेवियर, नेजल रिगर्जिटेशन व्हेन स्वॉल्विंग लिक्विड्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, रिपीटेटिव गैग स्टिमुलेशन होती है इन पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। और ए की फोनेशन जो है वेलर मोशन विद सस्टेन फोनेशन ऑफ ए नहीं कर पाते, ठीक है। स्पीच वैल्यूएशन में हाइपरनेजालिटी चेक करेंगे, नेजल इमिशन, एयर फ्लो की, इम्प्रेसाइज कॉन्सोनेंट चेक करते हैं, कंपनसेटरी आर्टिकुलेशंस फॉर फर्केटिव्स वगैरह, ठीक है, ये नोट डाउन करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है बेटा इनडायरेक्ट मेथड ऑफ या ऑब्जेक्टिव असेसमेंट जिसे कहते हैं, उसमें हम वेलर लेंथ को डिटरमिन कर सकते हैं, पैलेटल एलिवेशन एंड लेवल ऑफ अटेम्प्टेड क्लोजर का असेस करने के लिए, वेलोफ्रेंजियल गैप साइज़ को असेस करने के लिए, एक्सकर्शन को असेस करने के लिए हम बेसिकली ऑब्जेक्टिव असेसमेंट्स करते हैं, ठीक है।
उसके अंदर जो है हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, इसका मैंने निमोनिक बनाया हुआ है। अच्छा, इसमें जो है वो बेसिकली क्या क्या मोडेलिटीज़ हैं आपके पास। लैटरल सेफेलोग्राम आप यूज़ कर सकते हैं, मल्टी व्यू वीडियो फ्लोरोस्कोपी, ठीक है, ये आपकी मोडेलिटी ऑफ चॉइस होती है, जिसके अंदर बेरियम स्वेलो करा के डायनेमिक व्यू लेते हैं पेशेंट का इन सैजिटल कोरोना एंड ट्रांसवर्स प्लेन्स, ठीक है। तो लैटरल व्यू में जो आप देखते हैं वो तो सिमिलर जो आप लैटरल सेफ पे देखते हैं, यानी आपकी जो पोस्टीरियर आपकी वॉल है, सॉरी आपकी जो सॉफ्ट पैलेट है उससे लेके आपकी जो फ्रेंजियल वॉल है उसका डिस्टेंस आप देखते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको सारा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के अंदर भी बताया हुआ है, ठीक है। या फिर डिटेल में भी आपको इंशाल्लाह ताला हम वीपीआई में क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के भी में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अच्छा, और लेवल ऑफ पैलेट आप उसमें देखते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर फ्रेंजियल मूवमेंट डायनामिक व्यूज़ में आप देखते हैं। फ्रंटल में आपने मीडियल मोशन ऑफ लैटरल वॉल अलॉन्ग, जिसमें आप 0 to 5 से लेके 5 to 5 तक उसको ग्रेड करते हैं, ठीक है। अच्छा, और फ्रेंजियल फॉल फ्लैप की क्योंकि आपने विड्थ जो है ना, इससे आप उसको डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको सारे डिटेल में इंशाल्लाह ताला ये आपको मैं शेयर भी कर दूँगी जो नोट्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा नेज़ोफ्रेंजियोस्कोपी करवा सकते हैं, एमआरआई होता है, फ़ोटो ट्रांसडक्शन है, इसमें सारा ये डिटेल है, ये मैं आपको इंशाल्लाह शेयर भी कर दूँगी। ये आपको सिर्फ अभी फ़िलहाल नाम पता हो तो टोक्स के स्टेशन में दैट्स इनफ। एरोडायनेमिक्स है, जिसके स्टडी ऑफ प्रेशर एंड फ्लो, ठीक है, वो आप करवा सकते हैं। कॉस्टिक चेंजेस इन नेज़ल रेजोनेंस वगैरह वो आप करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है असेसमेंट के लिए वो मैंने आपको एक आर्टिकल भी वीपीआई का शेयर किया हुआ है, दैट इज़ मोर देन एनफ, जिसके अंदर आपका जो है स्पून टेस्ट है, मिरर टेस्ट है, ठीक है। स्पून टेस्ट भी बेसिकली यही है, या मिरर टेस्ट भी सेम यही है कि स्पून को जो है वो आप नेज़ल नॉस्ट्रल के पास रखते हैं और देखते हैं कि नेज़ल एमिशन वहाँ से एयर की जो है वो पेशेंट को मुँह कर बंद करवा के, जैसे कि हमने लिप सील करवाया इसी तरह से वो करवा के आप देखते हैं कि बात करते हुए पेशेंट की नेज़ल एमिशन हो रही है कि नहीं हो रही है, तो वो मिरर के ऊपर आपको हेजी हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से स्पून में भी नेज़ल ओक्लूजन टेस्ट है, ठीक है, जिसे कॉल-डे-सैक भी कहा जाता है, जिसे हाइपरनेज़ैलिटी और नेज़ल एमिशन के लिए कराते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो कि मैंने आपको वैसे शेयर भी कर दिए हैं, तो यू कैन ईजिली उसको आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका एक ट्यूब टेस्ट होता है, जिसके अंदर आप स्टेथोस्कोप की आगे से वो उतार के जो उसका डायफ्राम और बेल एरिया है उसको उतार के पेशेंट की नोज़ के पास ले जाके आप उसको बोलने को कहते हैं, और उससे नेज़ल एयर एमिशन को आप असेस करते हैं, ठीक है। सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस के ऊपर आ जाएं तो आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस में नॉन ऑपरेटिव एंड ऑपरेटिव आपके आ जाते हैं, ठीक है। जो नॉन ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हैं उसके अंदर आपकी स्पीच थेरेपी आती है, आर्टिकुलेशन थेरेपी, सकलिंग एंड ब्लोइंग एक्सरसाइजेज, इलेक्ट्रिकल एंड टेक्टाइल स्टिमुलेशंस, बायो फीडबैक मैकेनिज्म्स वगैरह, ये आप जो है आपकी नॉन ऑपरेटिव में आती हैं। उसके अलावा प्रोस्थेटिक आपके पास ऑप्शन हैं, जिसमें 2 ऑप्शन हैं, ऑब्चुरेटिव प्रोसीजर्स एंड पैलेटल लिफ्ट प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके ऑपरेटिव प्रोसीजर्स की बात की जाए तो इंटरवेलर वेलोप्लास्टी, ठीक है, जिसके अंदर आप कंपोनेंट ऑफ क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर का बेसिकली एक कंपोनेंट है, जिसके आप अंदर क्या करते हैं, रीअप्रॉक्सीमेट करते हैं वेलर मस्कुलेचर्स को, मिकोजास को एट द मिड लाइन। ये आपको क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के अंदर डिटेल मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, ये तब आपकी होती है जब ये 2 to 3 ईयर्स का जब आप पैलेट को रिपेयर कर रहे होते हैं, उसके साथ ही आप इंटरवेलर वेलोप्लास्टी कर देते हैं। दूसरे आपके पास ऑप्शन है जी प्लाटोप्लास्टी और फ्रेंजियोप्लास्टी। प्लाटोप्लास्टी भी जो है वो बेसिकली आपकी क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट की अगर अनरिपेयर्ड क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है तो उसको आप जो है वो वी-वाई पुश बैक एंड डबल अपोजिंग साइड प्लास्टिक के साथ आप उसको रिपेयर करते हैं। फ्रेंजियोप्लास्टी जो है उसके अंदर क्या करते हैं, आप लैटरल वॉल जो हैं उनको आप ऑफ द फ्रेंजियल फेरेंक्स जो है उनको आप रिपेयर करते हैं, ठीक है। उनकी आप सर्जरी करते हैं। फ्रेंजियल फ्लैप जो है वो बेसिकली आपका जो है चॉइस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल वीपीआई जो हैं वो आपकी फ्रेंजियोप्लास्टी आपकी चॉइस ऑफ सर्जरी होती है, ठीक है। ये जो है डिपेंड करती है कि फ्लैप की कितनी वो होनी चाहिए, फ्लैप की विड्थ अगर 2 वाइड है या 2 नैरो है। अगर 2 वाइड है तो हाइपोनेज़ैलिटी हो जाएगी, माउथ ब्रीदिंग होगी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होगी। अगर 2 नैरो है तो फिर वीपीआई के सिम्टम्स कॉन्टिन्यूड रहेंगे। तो आपने फ्लैप विड्थ को जो है वो उसको बेसिकली आपने मॉनिटर करना है उसकी अच्छे आउटकम के लिए, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि उसको हम लैटरल वॉल की एक्सकर्शन से जो है हम असेस करते हैं, डिटरमिन करते हैं कि हमने कितना लेना है, मल्टीप्लेन वीडियो फ्लोरोस्कोपी, एंडोस्कोपी, नेज़ो एंडोस्कोपी के थ्रू 0 to 5 से लेके 5 to 5 इसका ग्रेड होता है, ठीक है। और फ्रेंजियोप्लास्टी के जो फ्लैप्स हैं, फ्रेंजियल फ्लैप्स हैं, वो सुपीरियरली बेस्ड फ्लैप्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपकी क्या करते हैं हम के यूजुअली 1 to 2 सेंटीमीटर अबव द ट्यूबरकल ऑफ एटलस जो है वो आप पैलेटल प्लेन में एलिवेट करते हैं।
प्रीवर्टिबल फेशिया तक इसको इंसाइज करके, और उसके बाद आप इसको जो है प्लेस कर देते हैं विद दी फ्रेंजियल। अच्छा, इसमें आपके जो है वो फ्रेंजियोप्लास्टी के अंदर आपके फ्रेंजियोप्लास्टी के अंदर आपके जो है फ्रेंजियल फ्लैप्स आते हैं। 2 आपके फ्लैप्स हैं, सुपीरियरली बेस्ड फ्लैप है और इन्फीरियरली बेस्ड फ्लैप है। फ्लैप की विड्थ जो है वो मैंने आपको बता दिया है किस तरह से आप डिटरमिन करते हैं। और जो आपके सुपीरियरली बेस्ड फ्लैप हैं वो मोर लेंथ एंड लाइज क्लोजर टू द पैलेटल प्लेन बट मोर डिफिकल्ट टू रेज, ठीक है। और इसकी जो टेक्निक है वो ये है कि आप प्री वर्टिबल फेशिया तक इंसाइज करते हैं, एलिवेट करते हैं लेवल ऑफ पैलेटल प्लेन को, यूजुअली 1 to 2 सेंटीमीटर अबव ट्यूबरकल ऑफ एटलस, बट अल्टीमेटली डिटरमिन फ्रॉम द लैटरल व्यू ऑफ वीडियो फ्लोरोस्कोपी, जो कि बेहतर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका जो इन्फीरियरली बेस्ड फ्लैप होता है वो आपकी शॉर्टर उसके लिए जो है आप यूज़ करते हैं बेसिकली। और ये क्या करते हैं कि आप शॉर्टर गैप्स के लिए लोअर लाइंग पैलेटल प्लेन के अंदर आप इसको रेस करते हैं, ठीक है। इट इज़ इंसाइज जस्ट बिलो एडिनॉइड पैड्स, सही है, ओके जी। अच्छा, उसके बाद आपकी आ जाती है स्फिंक्टर फ्रेंजियोप्लास्टी, ठीक है, जो कि लैटरल वॉल जो होती है ना, अगर आपकी मूव ना करी हो तो उसके लिए आप स्फिंक्टर फ्रेंजियोप्लास्टी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ये मैं आपको शेयर भी कर दूँगी। हाइंस टेक्निक है, ऑर्टिकोशिया मॉडिफिकेशन है और जैक्सन मॉडिफिकेशन है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा पोस्टीरियर फ्रेंजियल वॉल ऑगमेंटेशन है, जिसके अंदर आप स्टैटिक पोस्टीरियर फ्रेंजियल ऑब्स्ट्रक्शंस फॉर विद द स्मॉल कॉर्नल गैप्स आप उसको बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ फिलर्स, ठीक है। कोलेजन, कार्टिलेज, पेट्रोलियम जेली, पैराफिन, सेलास्टिक, टेफ्लॉन, प्रोप्लास्ट वगैरह इनकी फिलर्स आप डाल देते हैं। एंड लास्टली पैलेटल लेंथनिंग, ठीक है, जो कि आपके प्राइमरी पैलेट रिपेयर वगैरह या उसके लिए आप यूज़ करते हैं, लेकिन सेकेंडरी रिपेयर के लिए नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या करते हैं कि जो लास्ट स्टेशन इज डिस्क्राइब्स द स्टैटिक प्रोसीजर, व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस फॉर लिप ऑगमेंटेशन। सो द लास्ट this is a procedure. This is a picture basically showing the lip augmentation procedure that is to enhance the volume and shape and definition of the lips, and that can be used to treat naturally thin lips and or restore to volume of the loss due to aging or any asymmetries, correction for any asymmetries, ठीक है। अच्छा, what are the different options for the lip augmentation? Injectable dermal fillers number 1, ठीक है, जो कि मोस्ट पॉपुलर है, नॉन इन्वेसिव अप्रोच ऑफ लिप ऑगमेंटेशन है। हाइलोजेनिक एसिड वगैरह इसके फिलर्स जो हैं वो आप उसको इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कोलेजन बेस्ड फिलर्स होते हैं, ऑटोलोगस फैट ट्रांसफर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकेंड इज द लिप इम्प्लांट्स, सिलिकॉन इम्प्लांट्स या गॉर्टेक्स इम्प्लांट्स बाय कंपैटिबल मटेरियल है, जो कि आपको नेचुरल फील पेशेंट को देता है और अपीयरेंस देता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं लिप इम्प्लांट्स। थर्ड इज द फैट ग्राफ्टिंग विद ऑटोलोगस फैट ट्रांसफ़र, ठीक है, जो कि हार्वेस्ट होता है थ्रू लाइपोसक्शन और प्योरीफाई करके उसको हम लिप्स में इंजेक्ट करते हैं। फोर्थ इज द लिप लिफ्ट प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर है, जो कि रिड्यूसिंग द स्पेस बिटवीन द नोज एंड द अपर लिप टू गिव द लिप अ मोर यूथफुल एंड फुलर अपीयरेंस, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, स्मॉल इंसिजन हम देते हैं अंडर द नोज एट द या फिर बेस ऑफ द नोज पे इन द नेचुरल क्रीज, और एक पोर्शन ऑफ स्किन जो है उसको रिमूव करके हम अपर लिप को थोड़ा सा अपर रेज करके और वहाँ पर हम सूचरिंग कर देते हैं, ठीक है। फिफ्थ इज़ द बोटॉक्स फॉर द लिप एनहांसमेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या कहते हैं कि इंजेक्ट करते हैं बोटॉक्स को इन द मसल्स अराउंड द लिप्स, ठीक है, ताकि वो रिलैक्स हो जाएं और मोर आउटवर्ड रोटेशन ऑफ द अपर लिप और फुलनेस उसकी नजर आए। सिक्स इज़ डर्मल लिप थ्रेड, ठीक है। इसके अंदर क्या कहते हैं, थ्रेड लिफ्टिंग प्रोसीजर है, जो कि शेप और वॉल्यूम ऑफ द लिप्स को इन्हांस करने के लिए आप यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो थ्रेड यूज़ करते हैं वो आपका PDO पॉलीडायोक्सोन आप जो है वो ये क्या कहते हैं थ्रेड, वो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉक्स. Any question, query, you can ask me through WhatsApp group.